हेलो दोस्तों, मैं अनिल कुशवाहा निर्माण जीएस एकेडमी पे आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं इस यूट्यूब चैनल पर। तो मैंने जैसा कि पिछली वीडियो में आपकी टेंथ की सीरीज़ के क्वेश्चंस जो बता रहा था, उसी के अकॉर्डिंग होमवर्क जो मिले हुए थे, मैं आपको वही होमवर्क बताने जा रहा हूँ। क्योंकि मैंने कमेंट्स पर अपलोड नहीं किया था और ना ही कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई थी, जिसके कारण मैं अपलोड नहीं कर पाया था, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। तो वही आपकी सीरीज़ को लेकर आया हूँ। 10 क्वेश्चन 10 मिनट के क्वेश्चंस हैं और 10 क्वेश्चन ही हैं, इसके अलावा कोई क्वेश्चंस नहीं है। तो मैं आपको थर्ड क्वेश्चन से ही लेके चलूँगा, जो आपका पहला होमवर्क था। तो नेक्स्ट स्लाइड में देखिए, वी नेवर कंसिडर्ड हिम टू बी अ पर्सन हु वुड गो बैक ऑन हिज प्रॉमिस एंड देन डू नॉट इवन अपोलोगाइज, नो एरर। तो इसमें देखिए, कंसिडर्ड जो है अपना, कंसिडर्ड आपका क्या था, पास्ट था, और पास्ट के साथ में आपकी सारी चीज़ें पास्ट में जाएगी। तो देखिए यहाँ पर डू लिखा हुआ है, तो डू आपका क्या है, प्रेजेंट है, और प्रेजेंट को हम रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू व्हेन द सेंटेंस स्टार्ट विद द पास्ट टेंस देन द एंड विद द पास्ट टेंस। सो हेयर व्हाट इज द थर्ड, व्हाट इज द रॉन्ग हेयर, सी नंबर जो है आपका ये रॉन्ग है। तो आपका डू नहीं, यहाँ पर डिड होगा। तो ये आपका क्वेश्चन है जिसे मैं यहाँ पर आंसर बताकर आपका थोड़ा सा साइड हो जा रहा हूँ, ताकि आप क्वेश्चंस को देख पाएंगे और क्वेश्चंस को नोट डाउन कर सकते हैं, ताकि वो सही तरीके से आप उसे देख पाएँ। ठीक है ना? सो देख लीजिए। आशा है आप इसे कर पाए होंगे। नेक्स्ट स्लाइड में मैंने देखिए 7th नंबर का जो क्वेश्चंस था, उसको भी मैंने आपको होमवर्क दिया हुआ था। अच्छा, इस 7th क्वेश्चन में सबसे अच्छी बात थी कि 7th क्वेश्चन में मैंने आपको होमवर्क दिया था, इट इज़ हाई टाइम ही स्टूड ऑन हिज ओन 2 legs। सो यहाँ पर गलती क्या थी, इट इज़ हाई टाइम मैंने बताया था, जहाँ पर इट इज़ हाई टाइम हो तो आपका सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म होना चाहिए, जो कि आपका सब्जेक्ट के बाद वर्ब का सेकंड फॉर्म है। ये तो बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ पर जो 2 legs है, लेग्स की जब हम बात करते हैं तो उसमें 2 legs लगाने की आवश्यकता नहीं होती है। इसलिए यहाँ पर एरर क्या था, सी नंबर। यहाँ पर नो एरर की सवाल ही नहीं पैदा होता है। तो कुछ ऐसे ही एसएससी वगैरह में क्वेश्चंस दे देते हैं, जो आपको क्वेश्चंस तो शुरू में पूरा सही दे देगा, लास्ट में वही गलतियाँ कर देता है ना? तो 2 legs आपका जो है वो गलत है, वहाँ पर 2 legs नहीं आएगा, सिर्फ legs ही आएगा। ठीक है ना? 2 पैर तो ऑलरेडी होते हैं, 2 legs कहने की बात ही नहीं होती है। ठीक है ना? क्लियर है ना? तो 7वां क्वेश्चन भी मैंने इसका आंसर दे दिया है, इस आंसर को भी नोट डाउन आप कर सकते हैं। इसके बाद मैंने आपको 7th के बाद 9th क्वेश्चंस दिया था। तो पहले आप 7th क्वेश्चंस नोट डाउन कर लीजिए, ताकि आप दिख जाए, या तो फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि आपको वो बेहतर समझ में आए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 9th क्वेश्चन, द यंग मैन्स फूलिश बिहेवियर डिड नॉट एड बट डिट्रैक्टेड फ्रॉम एम्प्लॉयर्स ओपिनियन ऑफ हिम, नो एरर। 9th क्वेश्चन में मुझे कमेंट में ये आया था कि डिट्रैक्टेड नहीं सर, डिट्रैक्ट होगा। तो बिल्कुल आपका सही आंसर है, क्योंकि डिड आपका जो सेंटेंस में डिड जो होता है वो सेंटेंस का बब्बर शेर होता है, और डिड के बाद हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। तो डिट्रैक्टेड नहीं, आपका डिट्रैक्ट होगा। तो आंसर आपका गलती कहाँ पर है, सी नंबर पे, डिट्रैक्टेड नहीं, वहाँ पर डिट्रैक्ट होगा। फिर से मैं हट जा रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर आप नोट डाउन कर सकते हैं। सो जल्दी कीजिए, है ना? और भी कुछ क्वेश्चंस को हमने रिपीट करना है। चलिए, मुझे आशा है कि आपने कर लिया होगा स्क्रीनशॉट या फिर लिख लिया होगा। नेक्स्ट मैंने आपको 12th क्वेश्चन बताया था। 12th क्वेश्चन में देखिए, द इंट्रोडक्शन ऑफ जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज इन द सेल्फ फाइनेंसिंग कॉलेजेस अट्रैक्ट मैनी स्टूडेंट्स, नो एरर। अब इसमें देखिए, मैंने आपको इसमें कुछ पहले या दूसरे क्वेश्चंस में बताया था कि ये जो सेंटेंस है एज अ, अगर आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात हो रही है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के साथ में अगर सब्जेक्ट आपका थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो उसके साथ वर्ब के साथ एस या ईएस लगता है। तो वही बात है यहाँ पर, द इंट्रोडक्शन ऑफ द जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज। कोर्सेज जो आपका यहाँ पर एक
सब्जेक्ट जो है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ आ गया, इसीलिए आपका जो इन द सेल्फ फाइनेंसिंग कॉलेजेस अट्रैक्ट्स होगा, ना कि अट्रैक्ट। तो यहाँ पर आपकी जो गलती है वो 12th नंबर पे आपका अट्रैक्ट पे गलती है, यहाँ पर अट्रैक्ट नहीं अट्रैक्ट्स होगा। समझ में आया? तो 12th नंबर पे भी आपको देखना है। मैं साइड हट रहा हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको आसानी रहे क्वेश्चन को देखने में, क्योंकि पिछली बार कमेंट यही आ रहे थे कि सर क्वेश्चंस नहीं दिख रहे हैं, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं। लेकिन क्वेश्चंस को मैं बोल कर जो करवा रहा था शायद उससे ज़्यादा सहायता मिली होगी, लेकिन फिर भी अब इस बार ऐसी शिकायत नहीं मिलेगी दोबारा क्वेश्चंस में। चलिए, स्क्रीनशॉट ऐसा आशा है कि आपने ले लिया होगा। चलिए 12th नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट स्लाइड में 18th क्वेश्चन है, 18th होमवर्क था। ये देखिए, ही वॉक्स एज इफ द अर्थ बिलोंग्स टू हिम एंड नो एरर था। तो ए नंबर पे था ही वॉक्स एज इफ द अर्थ, बी नंबर है बिलोंग्स टू हिम एंड डी नंबर है नो एरर। तो एज इफ, आई विश, वी विश के साथ सब्जेक्ट प्लस वर या हैड देखना है। तो आपको यहाँ पर क्या देखना था? ही वॉक्स एज इफ 18th नंबर है, इसे आप कर सकते हैं आंसर तुरंत। इफ, एज इफ, वी विश, इसमें पास्ट को हमको देखना है। यहाँ पर कोई अर्थ के बाद यहाँ पर ऐसी चीज़ें नहीं लगी है। ही वॉक्स एज इफ द अर्थ बिलोंग्स यहाँ पर लग गया है, तो बिलोंग्स आपका यहाँ पर गलत है, क्योंकि वर या हैड का कोई तात्पर्य नहीं निकल रहा है, इसलिए यहाँ पर बिलोंग्स की जगह पर हम बिलोंग्ड भी कर देते हैं। यहाँ पर आपको वर्ब का सेकंड फॉर्म भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसका मतलब आपका पास्ट इंडेफिनिट को ही लेके चलना है, तो पास्ट इंडेफिनिट आप यूज़ कर सकते हैं। तो वही चीज़ें हैं कि कुछ चीज़ें ऐसी थोड़ी थोड़ी गलतियाँ हो जाती हैं, तो आपको यहाँ पर वर या हैड लगाने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ पर थोड़ा सा देखना है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि ऐसा कुछ तो दिख नहीं रहा है कि वर या हैड हमें यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ऐसी सिचुएशन में हमको वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज़ करना होता है, जो कि हमने ही वॉक्स एज इफ द अर्थ बिलोंग्ड टू हिम, बिलोंग्ड टू हिम, तो यहाँ बिलोंग्स की जगह पर वर्ब का सेकंड फॉर्म बिलोंग्ड हो जाएगा, ठीक है। चलिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। 18th नंबर, चलिए, आशा है स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। नेक्स्ट देखिए, लास्ट नाइट आई ड्रीम। तो यहाँ पर देखिए लास्ट नाइट, और मैंने बताया था कि अगर लास्ट नाइट, लास्ट डे, वीक, तो यहाँ पर वर्ब का सेकंड फॉर्म आ जाता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म। तो यहाँ पर ड्रीम है, तो या तो ड्रीम्ड कर सकते हैं या तो ड्रीम्ड कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपका एरर फर्स्ट ही में ही है, ए नंबर पर आई ड्रीम्ड ईडी कर दीजिएगा, या तो टी भी लगा सकते हैं जिसमें हम ड्रीम्ड कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। 21 का आपका होमवर्क्स, जितने होमवर्क्स थे मैंने उसी को रिपीट किया है, और उस क्वेश्चंस को थोड़ा सा आपको बताना चाह रहा था कि क्वेश्चंस में आंसर किस तरह होते हैं। आपने भी क्वेश्चंस को देखकर उसमें कमेंट नहीं किया था, बिकॉज ऑफ आपके पास क्वेश्चन ही नहीं थे, है ना। तो मैं इसीलिए इस सीरीज़ को थोड़ा सा कंटिन्यू करना चाहता था। चलिए, नेक्स्ट देखिए 23rd में 23rd में आप देखेंगे, इफ़ यू हैड टोल्ड मी आई वुड हैव हेल्प्ड यू सॉल्व द प्रॉब्लम। इस क्वेश्चन को ज़रा देखिए, क्या आपको इधर पर दिख रहा है? इफ़ यू हैड टोल्ड मी, क्वेश्चन नंबर 23, इफ़ यू हैव टोल्ड मी आई वुड हेल्प, सारी चीज़ें ऐसी दिख रही है। इफ़ यू हैड टोल्ड मी आई वुड हैव हेल्प्ड यू सॉल्व द प्रॉब्लम। यहाँ पर ऐसी कुछ चीज़ें दिख रही हैं जो आपको एरर लग रहा है। यहाँ पर कोई एरर नहीं है, ये जान लीजिए। इफ़ यू हैड टोल्ड में, इफ़ के बाद आपने यहाँ पर देखा हैड के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, और यहाँ पर भी पास्ट की बातें ही हो रही हैं। वुड हैव, ये आपका मोडाल्स लग गया, उसके बाद हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म।
यहाँ पर सॉल्व द प्रॉब्लम, तो मोडाल्स के बाद आपका जो ये सॉल्व द प्रॉब्लम है ये एक्चुअली में उसके लिए नहीं है। आई वुड हेल्प्ड यू सॉल्व द प्रॉब्लम, यहाँ पर वो कह रहा है ऐसा, इसलिए सारी चीज़ें जो हैं वो एग्जैक्टली बिल्कुल सही हैं। यहाँ पर नो एरर का सवाल पैदा हो रहा है, इसका मतलब आपका आंसर यहाँ पर नो एरर है। सारा सेंटेंस बिल्कुल सही है। 23 फिर से आपका नो एरर आ रहा है। एक क्वेश्चन और था जिसमें नो एरर था, तो सारे क्वेश्चनों में कहीं ना एरर तो नहीं होगा ना, तो कहीं ना कहीं कुछ क्वेश्चंस तो भी ऐसे आने भी चाहिए जिसमें नो एरर होना चाहिए, है ना। तो 23 भी आपका नो एरर है, तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए 23 वाला। आई होप 23 भी आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। 25 होमवर्क था। व्हेन आई वेंट देयर चार्ल्स इज़ प्लेइंग अ गेम ऑफ चेस। व्हेन आई वेंट देयर, ये पास्ट में हुआ तो स्वाभाविक है यहाँ पर पास्ट होना चाहिए, तो इसकी जगह पर हमारा क्या होना चाहिए, वॉज, है ना। तो यही आपका एरर था, तो वॉज होगा 25 में। स्क्रीनशॉट ले लीजिए 25 का। 26 भी आपका होमवर्क ही था। इफ़ ही, तो देखिए इफ़ के बाद आपका ही लगा हुआ है, तो इफ़, एज इफ, वी विश, आई विश के साथ सब्जेक्ट प्लस वर या हेड, तो यहाँ पर इज़ लगा हुआ है, तो यहाँ पर इज़ नहीं वर होगा। तो ध्यान दीजिएगा, इफ़ ही वर मिलीनियर ही वुड हेल्प द मिलीनियम प्रोजेक्ट, नो एरर। तो बी नंबर पर गलती है, यहाँ पर भी वर ही होगा, ठीक है, वर। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए 26 में। आई होप ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। लास्ट क्वेश्चन जो है आपका 32 में। 32 आपका होमवर्क था, क्योंकि मैंने पहले ही बताया था आई विल मीट हिम व्हेन ही, ये व्हेन आपका क्लॉज हो जाता है, और जो क्लॉज के बाद वाला जो होता है सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है, और सबऑर्डिनेट क्लॉज इज इक्वल टू सिंपल प्रेजेंट। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें सिंपल प्रेजेंट में हो जाएगी, तो ही कम्स हो जाएगा, ना कि ही विल कम, ठीक है ना। तो ही कम्स हो जाएगा, यहाँ पर एस लग जाएगा, तो यहाँ पर आपका सेंटेंस बन गया आई विल मीट हिम व्हेन ही कम्स, ठीक है ना। जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, सो अभी तक के क्वेश्चन जितने मैंने होमवर्क दिए थे वो समाप्त होते हैं। सो अगली टॉपिक जो आपका रहेगा वो है नाउन का, जो कि आपको अब इस सीरीज़ के आगे पढ़ाई जाएगी। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में अपन अगला टॉपिक देखते हैं, जो कि है नाउन। अच्छा, नाउन जो है, नाउन है क्या? नाउन की डेफिनेशन में हम पढ़ते हैं नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग, है ना। यही पढ़ते हैं और पढ़ते आ रहे हैं बचपन से, है कि नहीं। लेकिन यहाँ पर मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ इसमें थोड़ा सा डेफिनेशन को मैं थोड़ा सा चेंज करूँगा, जो कि वाकई में जो डेफिनेशन अपन पढ़ते आ रहे हैं उस डेफिनेशन के माध्यम से क्या हम उस चीज़ों को सही कर पाते हैं। देखिए यहाँ पर, चलिए नाउन का जो बेसिक पार्ट है, वो नाउन के बेसिक पार्ट में इसे हम नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग का नाम से जानते हैं और पढ़ते आ रहे हैं। जो नाउन का जो बेसिक पार्ट है वो बेसिक पार्ट है आपका काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल। क्या है? बेसिक पार्ट है ये, बेसिक जिसे हम कहते हैं काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल। काउंटेबल हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, विच कैन बी काउंट, विच कैन बी काउंट, एंड विच कैन नॉट बी काउंट, विच कैन नॉट बी
काउंट, यही तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। आपको आज छोटी सी चीज़ बता रहा हूँ, काउंटेबल नाउन जो है, काउंटेबल में हम जिसका प्लूरल कर पाते हैं वही आपका काउंटेबल नाउन होता है। जैसे बॉय का हम कर देते हैं बॉयज़, तो मतलब जिसका हम सिंगुलर जो है उसका हम प्लूरल कर दें उसी को कहते हैं काउंटेबल नाउन। क्लियर हुआ? समझ पा रहे हैं? तो जिसका हम सिंगुलर से प्लूरल कर दें या कर पाएँ उसी को हम काउंटेबल नाउन कहते हैं। ये नाउन है, ठीक है ना? काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन विच कैन नॉट बी काउंट। मैंने आपको कुछ चीज़ें बताई थी, यूनिवर्सल ट्रूथ और प्रिंसिपल UTPR इज इक्वल टू, मैंने आपको बताया था कि प्रिंसिपल में मैंने आपको बताया था ऑयल फ्लोट्स ऑन वाटर। तो जितनी भी लिक्विड चीज़ होती हैं वो सारी चीज़ें अनकाउंटेबल नाउन होती हैं। समझ में आया? तो यही सारी चीज़ें हैं अनकाउंटेबल नाउन। मिल्क हो गया काउंटेबल, अनकाउंटेबल नाउन हो गया। इसमें कुछ थोड़ी थोड़ी चीज़ों में अंतर होगा, उसके लिए मैं बताऊंगा। जैसे अपन मिल्क्स नहीं करते हैं, 1 लीटर मिल्क्स नहीं करते हैं, हम इसमें ऑयल फ्लोट्स ऑन वाटर करते हैं। 1 लीटर दूध लेना है या 2 लीटर दूध लेना है तो हमको 2 लीटर्स मिल्क लिखेंगे, ना कि 2 लीटर मिल्क्स। ये गलत हो जाता है, ठीक है ना? अगर मैं कहूँ 1 लीटर मिल्क, इसको अगर प्लूरल बनाना है, क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन को भी तो हमको प्लूरल बनाना होता है, तो उसे हम कैसे बनाएंगे? इस तरह बनाते हैं, ठीक है ना? तो 1 लीटर मिल्क जो है वो रॉन्ग, 1 लीटर मिल्क तो ये तो ठीक है, लेकिन इसको हमको प्लूरल बनाना है, तो प्लूरल हम कैसे बनाएंगे? तो प्लूरल को बनाने के लिए हम लिख सकते हैं 2 लीटर्स मिल्क, ये लिखेंगे। इसमें नहीं करेंगे, ये गलत हो जाएगा, है ना? मिल्क्स में हम नहीं करते हैं क्योंकि इसका प्लूरल हम नहीं बना सकते हैं, अनकाउंटेबल का प्लूरल नहीं बना सकते हैं, लेकिन उन्हें प्लूरल बनाने के लिए हमें इस तरह न्यूमेरिकल वर्ड का इस्तेमाल करना होता है, ठीक है ना? तो चलिए अभी मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ, थोड़ा सा इसके बारे में जानकारी शायद हो आपको, और नहीं होगी तो मैं तो बताऊँगा ही। 1-2 एग्जाम्पल लिखता हूँ। एक लिखता हूँ, ईटिंग फिश इज गुड फॉर हेल्थ। ईटिंग फिश इज गुड फॉर हेल्थ, और इधर पर लिख देता हूँ फिश इज 100 रुपीज़ kg। अब आजकल इस तरह नहीं लिखकर इस तरह लिखते हैं इंग्लिश में भी, है ना? 100 रुपीज़ kg। चलिए बताइए इसको ज़रा। सॉरी, मैंने अंडरलाइन नहीं किया। इस फिश में और ये फिश कौन सा नाउन है? दोनों में। इसके बाद चर्चा करते हैं थोड़ा सा। ये शायद आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या फिर आपने नोट डाउन कर लिया होगा, मुझे ऐसी आशा है। अगली बार से मैं नहीं करूँगा इस तरह, पहले पूछ लिया करूँगा फिर उसके बाद आपका रब किया करूँगा। बेसिक जानकारी थी इसलिए मैंने बताया, क्योंकि ये बेसिक पार्ट भी था, काउंटेबल और अनकाउंटेबल, क्योंकि एग्ज़ाम ओरिएंटेड यही सारी चीज़ें आती हैं। चलिए बताइए ज़रा, इसमें फ़िश और इसमें फ़िश क्या है? दोनों में अंतर क्या है? चलिए इसके पहले हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं टाइप्स ऑफ नाउन। तो टाइप्स ऑफ नाउन क्या है? टाइप्स ऑफ नाउन, टाइप्स ऑफ नाउन में हम पढ़ते हैं प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, मटेरियल नाउन, सॉरी कलेक्टिव कर देते हैं, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, फिर अपन ले लेते हैं मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन, चलिए बताइए जरा। जितनी भी चीज़ें हम देखते हैं वो सारी चीज़ें प्रॉपर नाउन। जितनी भी चीज़ें हम देखते हैं वो सारी चीज़ें प्रॉपर नाउन। जैसे
प्रॉपर नाउन में पर्टिकुलर नेम आ जाता है। अगर मैं कहूँ, अगर मैन को देख लिया हमने तो मैन तो यहाँ पर कॉमन नाउन हो गया। मैन आपका उसी सारी चीज़ें जो हैं वो सारी चीज़ें प्रॉपर नाउन है। यहाँ पर फ़ैन हमने देखा, ये सारी चीज़ें फ़ैन है। तो फ़ैन की प्रजाति में अगर मैं कहूँ कि फ़ैन, ये केतान का फ़ैन है, ये ओरिएंट का फ़ैन है, ये आपका क्या बन जाता है? प्रॉपर नाउन। तो फ़ैन आपका क्या हो गया? आपका कॉमन नाउन। तो कॉमन नाउन में मैन हो गया, जो भी चीज़ें होंगी उनमें कुछ चीज़ें ले लिया जाए तो वो क्या बन जाता है? आपका कॉमन नाउन। प्रॉपर नाउन किसी पर्टिकुलर की बात की जाती है, पर्टिकुलर है ना, व्यक्तिगत की बात की जाती है। इसे हिंदी में भी हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं उसे, पर हिंदी में आप हिंदी में पढ़ लीजिएगा, लेकिन इंग्लिश में प्रॉपर नाउन कहते हैं जिसके हम पर्टिकुलर की बात करते हैं। पर्टिकुलर में अगर मेरा नाम अनिल है एज इट इज़, तो मेरा नाम अनिल को हम पर्टिकुलर अगर नाम लिया जाएगा तो अनिल ही बोला जाएगा मुझे। तो यहाँ पर प्रॉपर नाउन की जगह पर्टिकुलर नेम, अगर मैं कहूँ मैं एक आदमी हूँ, एक बॉय हूँ, एक लड़का हूँ, तो मुझे कॉमन नाउन में रखा जाएगा। लेकिन अगर मैन साथ में बैठे हुए हैं और सारे लोग मैन हैं या वीमेन हैं, तो वहाँ, या फिर मैन बैठे हुए हैं, तो वहाँ पर हम एक जातिवाचक का बोध कराते हैं, जाति को बोध करा देते हैं। तो इन्हीं में से कुछ चीज़ें निकल जाती हैं तो ये एक जाति बन जाती है। लेकिन एक व्यक्ति का नाम ले लिया जाए या व्यक्ति विशेष का नाम ले लिया जाए तो वो प्रॉपर नाउन हो जाती है। समझ में आया? तो यही सारी चीज़ें हैं। आ 1991 कलेक्टिव नाउन, प्रॉपर नाउन, पर्टिकुलर, कॉमन नाउन जो कि मैन है, वीमेन है, और भी सारी चीज़ें हैं जो एक कुछ चीज़ों से बाहर निकाल लिया जाए तो वो कॉमन बन जाता है। ठीक है ना? जैसे हमने ये सारी चीज़ें हम देख रहे हैं, ये सारी चीज़ें क्या है? ये हर चीज़ें अगर हम कहें, सपोज दैट मैं एक एग्जांपल इसी मार्कर का देता हूँ। मार्कर ये ऊपर से गिरा तो ये हमें जानकारी हुई कि ये नाउन है। लेकिन नाउन तो ठीक है ना, ये नाम, सारी चीज़ जितनी भी चीज़ें हम देखते हैं कुल मिलाकर वो सारी चीज़ें नाउन कहलाती हैं। ठीक है ना? अगर मैं कहूँ ये गिरा पेन नीचे और इस पेन को हमने मार्कर देखा किसी ने तो कहा कि ये तो मार्कर है, तो मार्कर किस में आ गया? कॉमन नाउन में। लेकिन मार्कर के साथ में फिर इसने देखा कि अरे ये तो सेलो का मार्कर है, तो इस सेलो का मार्कर है तो ये किस में बन गया? प्रॉपर नाउन में। समझ में आई ये चीज़? दोनों में डिफरेंस समझ में आया? तो ये चीज़ें क्या हो गई? प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन में। तो थोड़ा सा यहाँ पर इन चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। कलेक्टिव नाउन जब इन दोनों का समूह बन जाता है सॉरी, कॉमन नाउन का या फिर प्रॉपर नाउन का, एक कॉमन नाउन का ही अधिकतर देखा जाए। जैसे जजों के समूह को हम क्या बोलते हैं? जूरी बोलते हैं, जूरी, है ना? जूरी बोलते हैं। अलग अलग अपन पढ़ सकते हैं, प्रोनाउंसिएशन का इफ़ेक्ट होता है, कौन किस तरह प्रोनाउंसिएशन यूज़ करता है। तो जूरी हो गया, जूरी हो गया, अ टीम हो गया, क्रू हो गया, ये भीड़ बोलते हैं इनको कलेक्टिव नाउन। जहाँ पर लोग कलेक्ट होते हैं, कलेक्ट से समझ में आ रहा होगा, कलेक्ट से ही समझ में आ रहा है, जहाँ पर हम विशेष रूप से इकट्ठे होते हैं, और इकट्ठे जब होंगे तभी हम वहाँ पर क्या यूज़ करेंगे? कलेक्टिव नाउन। इतनी चीज़ क्लियर हुई। कलेक्टिव नाउन के बाद अपन एब्स्ट्रैक्ट नाउन देखते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है बताइए? एब्स्ट्रैक्ट नाउन, शायद एब्स्ट्रैक्ट नाउन हमें ये दर्शाता है, किसी की क्वालिटी को दर्शाता है, क्वालिटी को दर्शाता है ना? क्वालिटी, जैसे माँ की ममता, है ना? तो लवलीनेस, प्यार जो है, NESS लग गया, वो आपका नाउन बता देता है। तो ये चीज़ें मैं बताऊंगा बाद में, TION लगना, NESS लगना, ENCE लगना, ये सारी चीज़ें नाउन को ही दर्शाता है, हम उसमें नाउन पहचान सकते हैं। ठीक है ना? तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो कि क्वालिटी को दर्शाता है, क्वालिटी मतलब कीमत, या फिर क्वालिटी आप समझते हैं। मटेरियल नाउन, मटेरियल नाउन अगर मैं सिंपल भाषा में कहूँ, मेज़रमेंट, जहाँ पर मेज़रमेंट की बात आती है तो वहाँ पर हम मटेरियल नाउन की बात करते हैं।
चाय में अगर हम चाय बनाते हैं तो चाय की बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की मेज़रमेंट नाप कर हम उस चाय को पैदा करते हैं, बनाते हैं। चाय को जब हम बनाते हैं तो उसमें शक्कर की मात्रा देखेंगे, चाय की मात्रा देखेंगे, है ना, इलायची की मात्रा देखेंगे, या फिर जो भी आप पानी की, दूध की, ये सारी चीज़ों की मात्रा देखेंगे। तो वहाँ पर मटेरियल नाउन को हम मेज़रमेंट से नाप सकते हैं। जहाँ पर नाप, ऊंचाई, इन सारी की बात होती है, लंबाई चौड़ाई की बात होती है, वहाँ पर मेज़रमेंट की बात होती है। तो यहाँ पर हम मटेरियल को हम दर्शाते हैं। ठीक है, मटेरियल को दर्शाने के अब थोड़ा सा ये इस क्वेश्चन में आइए। फिर इस क्वेश्चन में इस क्वेश्चन में मैंने आपको क्या बताया? इस क्वेश्चन को मैंने इसलिए लिखा क्योंकि ईटिंग फिश इज अ गुड फॉर हेल्थ। क्या बता रहा हूं? ईटिंग फिश इज गुड फॉर हेल्थ, मतलब मछली खाना हमारी सेहत के लिए अच्छा होता है ना। तो मछली खाना हमारी सेहत के लिए अच्छा होता है। तो यहाँ पर फिश क्या हो गया? सेहत के लिए अच्छा होता है। बताइए, सेहत के लिए अच्छा होता है। जब सेहत रहेगी तो हमारी उसकी कीमत पता चलेगी, और जब कीमत पता चलेगी तो यहाँ पर आपका कीमत, मैंने कहाँ बताया कीमत, ये क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो ये क्या बन गया? एब्स्ट्रैक्ट। ये क्या बन गया यहाँ पर? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। समझ में आया? तो ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपको क्वेश्चन में, ये जनरली छोटे छोटे क्वेश्चंस में, छोटे छोटे एग्ज़ाम्स में ऐसी चीज़ें पूछ लेता है, और यहाँ लिख देगा नीचे कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, या फिर ये चीज़ें एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, कलेक्टिव नाउन है। ये छोटे छोटे एग्ज़ाम्स में आते रहते हैं ऐसे क्वेश्चंस, है ना। हायर लेवल में थोड़ी सी जानकारी है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है, इसलिए मैंने आपको बताना चाहा। चलिए नेक्स्ट देखिए, फिश इज़ 100 रुपीज़ kg। यहाँ पर तो समझ में आ गया होगा कि 100 रुपये किलो। 100 रुपये किलो, तो 100 रुपये किलो है कि मतलब उसका क्या हो रहा है? मेज़रमेंट हो रहा है। तो मेज़रमेंट हो रहा है, इसका मतलब ये क्या है? ये मटेरियल नाउन हो गया। कुछ तो डिफरेंट मिल रहा है नाउन में। नाउन अपन हमेशा यही पढ़ते आ रहे हैं, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ये सारी चीज़ें पढ़ते आ तो रहे हैं, लेकिन उनकी सही जानकारी कैसे होगी, ऐसे ही क्वेश्चंस अपन को दुविधा में डाल देते हैं। हम अभी ऐसे ही चीज़ें पढ़ते आते हैं कि मैन है तो ये कॉमन नाउन है, अगर किसी का नाम हो गया तो प्रॉपर नाउन हो गया। तो समझिए ऐसी चीज़ें ही हमें दुविधा में डालती है, और यही क्वेश्चंस हमें गलत करके और हम आंसर गलत करके चले आते हैं। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखिए, एक और है, चलिए इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आगे बढ़ें। फिर उसके बाद एक और हिंदी में एक छोटा सा एक वो है, चुटकी भर सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो, मनीष बाबू मनीष बाबू, है ना। तो चुटकी भर सिंदूर से, तो सिंदूर का मैं वो लिखे दे रहा हूँ तो ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। तो सिंदूर की कीमत को हम सिंदूर में मैं अंडरलाइन करूँगा, तो उसमें थोड़ा सा बताइएगा कि वो कौन सा टाइप ऑफ नाउन है, तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, है ना। तो मैं वो सेंटेंस लिखे दे रहा हूँ, चुटकी भर सिंदूर की कीमत चुटकी भर सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो, मनीष बाबू। मनीष सर के लिए तो चलिए बताइए जरा, सिंदूर की कीमत, तो सिंदूर यहाँ पर आपका कौन सा नाउन है? यहाँ पर कीमत लिखा हुआ है, तो जब कीमत लिखा हुआ है तो इसका मतलब आप स्वयं समझ सकते हैं यहाँ पर ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन की बात की जा रही है। समझ में आया? तो ऐसे ही क्वेश्चन हिंदी में भी आ जाते हैं जो कि समझने लायक होते हैं, और थोड़ा सा गड़बड़ी हुई कि वहाँ पर हम गड़बड़ा जाते हैं। तो समझ में आया? तो ऐसे क्वेश्चंस को हमें इतना ही जानना है। ये थोड़ा सा मजाक के उसमें था, लेकिन मजाक नहीं, ऐसी चीज़ें थोड़ा सा हमें डाउटफुल कर देती है और हम भटक जाते हैं रास्ते से। तो वही मैंने कहा ना कि मछली के आँख पे निशाना लगाना है, ना कि हमें इधर उधर भागना है।
तो चुटकी भर सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो मनीष बाबू, तुम सिंदूर का आपका क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ठीक है ना। तो ऐसी चीज़ें हमें बहुत महत्वपूर्ण हैं, थोड़ी थोड़ी चीज़ें भी हमें जानना भी चाहिए। और नाउन आज कुछ डिफरेंट पढ़ रहा होगा आप लोग, मुझे पता है। अभी तक तो प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन ये पढ़ते आ रहे हैं ज़माने से, आज थोड़ा सा डिफरेंट पढ़ेंगे। चलिए, एक यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया था, हेयर जो है विच, कौन सा नाउन है, नाउन, विच नाउन इट इज़, विच नाउन इट इज़। ये यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया था इंटरव्यू में। अनकाउंटेबल है। जब व्यक्ति ने बताया कि अनकाउंटेबल है, तो इसका अनकाउंटेबल तो ठीक है हेयर, लेकिन इसका ये तो सिंगुलर है कि प्लूरल, ये तो बताना मुश्किल है। सिंगुलर है कि प्लूरल है ना। तो देखिए यहाँ पर ये जो हेयर है, हम वो कहते हैं ना कि जब अपन खाना पीना खाते रहते हैं और अचानक से खाते समय एक बाल आ गया, तो आप ये ज़रूर बोलते हो मम्मी ये मैं खाने में एक बाल आ गया। तो एक बाल आ गया का मतलब क्या हुआ, वो तो सिंगुलर हुआ ना। तो सिंगुलर तो हो गया, जैसे ही आप थोड़ी देर और खाए फिर से 2 बाल और फंस गए, तो आप यही बोलते हैं मम्मी मेरे में 3 बाल फंस गए। तो 3 बाल का मतलब क्या हो गया यहाँ पर। तो यहाँ पर जैसे ही न्यूमेरिकल वर्ड लग जाए तो यहाँ पर हम इसे 3 हेयर्स कर सकते हैं, तब यहाँ पर ये प्लूरल बन जाता है। समझ में आया। तो ऐसी चीज़ें यहाँ पर जैसे ही न्यूमेरिकल्स लगा, तो न्यूमेरिकल्स के बाद न्यूमेरिकल लगा तो उसके जगह पर हम हेयर्स कर सकते हैं, ठीक है ना। स्टार को आप काउंटेबल मानिएगा, स्टार को, स्टार अनकाउंटेबल नाउन नहीं है, स्टार इज़ अ काउंटेबल नाउन। स्टार को हम काउंटेबल मानते हैं, ना कि अनकाउंटेबल, ठीक है ना। स्टार को हम स्टार्स करते हैं और स्टार्स आप पढ़ते भी हैं। स्टार्स अनकाउंटेबल नाउन में नहीं, इसका प्लूरल है काउंटेबल नाउन। और काउंटेबल नाउन मैंने अभी बताया है कि काउंटेबल जो है सिंगुलर से प्लूरल जो बनता है वही आपका क्या होता है, काउंटेबल नाउन होता है। समझ में आया। चलिए, लेकिन लिक्विड में क्या होता है। लिक्विड में मैंने आपको थोड़ी से पहले ही बता दी थी जानकारी, लेकिन फिर भी बता देता हूँ। तो यहाँ पर आपका इसका सिंगुलर, ये तो अनकाउंटेबल नाउन है, लेकिन इसका प्लूरल बनाने के लिए हमें क्या करना होता है, 3 हेयर्स, तब ये आपका प्लूरल बन जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद देखिए, अगर मैं मिल्क की बात करूँ, मिल्क इज़ अनकाउंटेबल है, लेकिन इसको प्लूरल बनाना है, तो प्लूरल बनाने के लिए मैंने क्या बताया, प्लूरल बनाने के लिए हमें 2 लीटर्स मिल्क, क्योंकि मिल्क में हम मिल्क्स नहीं कर सकते हैं, ये गलत हो जाएगा। लेकिन हमें यहाँ पर मिल्क नहीं, इस पर लगाना है, 2 लीटर्स मिल्क पर लगाना है। तो इधर पर लगाओगे, जितनी भी लिक्विड चीज़ें होंगी, जितनी भी लिक्विड चीज़ें होंगी उसके मेज़रमेंट में जैसे नाप करते हैं उसी में आपको एस या ईएस लगाना है। समझ में आया। तो लिक्विड में भी हमें प्लूरल बनाना होता है, तो किस तरह बनता है, इसी तरह बनेगा प्लूरल। क्लियर हो गया। चलिए, लिक्विड फॉर्म में वैसे बनता नहीं है, अनकाउंटेबल नाउन में प्लूरल बनता नहीं है, लेकिन थोड़ा सा बनाने के लिए अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो फिर हमें इस तरह बोलना पड़ता है, बशर्ते वो बनता नहीं है अनकाउंटेबल नाउन, खासकर लिक्विड फॉर्म में, ठीक है ना। चलिए, अब थोड़ा सा डिवीज़न ऑफ नाउन करते हैं। चलिए, एग्ज़ाम ओरिएंटेड जब हम बात करते हैं तो एग्ज़ाम ओरिएंटेड के हिसाब से अगर मैं कहूँ तो एग्ज़ाम ओरिएंटेड के उसमें हम सिंगुलर वाले शब्द पढ़ते हैं कि सिंगुलर वाले शब्द नहीं लाएगा तो ऐसा होगा और वैसा होगा। चलिए, जैसे हमने डिवीज़न ऑफ नाउन में अगर मैं कहूँ, डिवीज़न ऑफ नाउन में लिख देता हूँ, डिवीज़न ऑफ नाउन, जो नाउन का अब डिविजिबिलिटी होगा। वैसे अगर मैं कहूँ कुछ वर्ड के आधार पर होता है और फॉर्मूला के आधार पर होता है, फॉर्मूला के आधार पर और एपोस्ट्रॉफी के आधार पर, 3 आधार होते हैं जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड है, जो आपके एग्ज़ाम ओरिएंटेड आते हैं।
ये चीज़ें अभी आप नाउन में सिर्फ इतनी ही चीज़ें पढ़ते थे कि प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, ये सब चीज़ें ख़त्म करके आपका काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन, सिंगुलर और प्लूरल, ये सारी चीज़ें ख़त्म। पर बशर्ते अब जो क्वेश्चंस स्टार्ट होते हैं यहाँ से आपके एग्ज़ाम ओरिएंटेड आते हैं। चलिए, कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे मैं कहूँ कि सिंगुलर का हम प्लूरल बना देते हैं, है ना, प्लूरल एस या ई एस लगाकर हम उसे प्लूरल बना देते हैं। लेकिन ऐसे ही वर्ड हमारे एग्ज़ाम में डाल दिया, जैसे मैंने कहा न्यूज़। न्यूज़ कैसा वर्ड है? यहाँ तो एस या ई एस लगा हुआ है, तो ये क्या है? ये प्लूरल है क्या? नहीं है। तो ये जब प्लूरल नहीं है तो हम इसे सिंगुलर से प्लूरल कैसे मान लिए? तुरंत इसने ध्यान दे दिया कि जैसे सिंगुलर में प्लूरल बदलते हैं तो एस या ई एस करते हैं, और एस या ई एस करते हैं तो मैंने आपके सामने एक शब्द आ गया न्यूज़। दूसरा शब्द मैं लिख देता हूँ पॉलिटिक्स, ये भी तो एस है। फिर ये तो प्लूरल तो है नहीं। न्यूज़ का मतलब क्या होता है? एक समाचार। पॉलिटिक्स क्या है? राजनीति। तो ये चीज़ें क्या है? तो जैसे ही हम कहते हैं, जैसे ही वर्ड के आधार पर अगर हम कहें कि एक वर्ड लिखा और वर्ड में हमको सिंगुलर का प्लूरल बनाना है और एस या ई एस ला दिया, और एस या ई एस ला दिया, तुरंत सेंटेंस में हमने एक वर्ड दे दिया, जैसे न्यूज़, पॉलिटिक्स, एथिक्स, है ना, ये सारी चीज़ें वर्ड दे दिया, तो ये आपका प्लूरल तो नहीं है, ये सिंगुलर काउंट होता है। और भी कुछ सुनेंगे अभी। फिर ग्रामर में एक वर्ड आया जिसको हम प्लूरल मानते हैं, ग्रामर में प्लूरल वर्ड है, लेकिन प्लूरल वर्ड अगर मैं कहूँ प्लूरल को प्लूरल में ही आता है, तो एक वर्ड होता है लगेज। लगेज कैसा वर्ड? प्लूरल है। लगेज ये ऑलरेडी प्लूरल है, अब इसको हम सिंगुलर नहीं कहेंगे, ये प्लूरल है, ये एज इट इज़ दिखता सिंगुलर है, दिखता सिंगुलर है, पर ये सिंगुलर नहीं है। इसका लगेज का लगेजेस हम नहीं बना सकते हैं, लगेजेस हम नहीं बना सकते हैं। इसका सिंगुलर का हमको प्लूरल बनाना है, लेकिन प्लूरल का प्लूरल नहीं बना सकते हैं। समझ में आया? तो ये एज इट इज़ सिंगुलर के रूप में नहीं जाने जाते हैं, ये लगेज ऑलरेडी प्लूरल होते हैं और प्लूरल का प्लूरल बनाने का कोई तात्पर्य नहीं होता है। तो ऐसे वर्ड भी ग्रामर में आ जाते हैं कि जिन्हें हमने बोला कि लगेज। लगेज कैसा वर्ड है? ग्रामर में ही आया गया है वर्ड। बैगेज हो गया, फर्नीचर हो गया, ये ऐसे वर्ड हैं जिनके प्लूरल हम नहीं बना सकते, उनमें हम एस या एस नहीं लगाते हैं, तो फिर वो सिंगुलर है भी नहीं। ये सारे वर्ड कैसे हैं? ये प्लूरल ही है, और इसका हम प्लूरल है, जब तो प्लूरल है ही है तो इसका सिंगुलर कैसे बनाएंगे? नहीं बना सकते। तो समझिए, यही है नाउन का पढ़ने का तरीका। कुछ चीज़ें आपको ऐसे ही मिलेंगी, तो ध्यान दीजिएगा, यही सारी चीज़ें हैं। तो प्लूरल को हम प्लूरल बनाना है, तो प्लूरल को हम, जैसे लगेज है, ये प्लूरल है, प्लूरल को हमने बनाया बैगेज। बैगेज, अच्छा बैगेज में आपको अभी मैं पूछता हूँ थोड़े से। बैगेज, बैगेजेस नहीं कर सकते हैं, बैगेजेस नहीं कर सकते हैं, ये रॉन्ग हो जाएगा, ये ऑलरेडी प्लूरल है, ठीक है ना। तो चलिए अब देखिए इसका नाउन का विभाजन, आपका नाउन का कैसे विभाजन होता है एग्ज़ाम ओरिएंटेड थ्रू। ये छोटी छोटी जानकारी थी, अब इसका डिवीज़न ऑफ नाउन होगा, ये सब अब एग्ज़ाम ओरिएंटेड आएगा। पहले आपका वर्ड के आधार पर, वर्ड के आधार पर, फॉर्मूला के आधार पर, फिर आपका एपोस्ट्रॉफी, सॉरी दूसरा, एपोस्ट्रॉफी के आधार पर। चलिए, ये तीन आपके ऐसे वर्ड हैं, वर्ड के आधार पर, फॉर्मूला के आधार पर, एपोस्ट्रॉफी के आधार पर, ये सारे बेस्ड आपके एग्ज़ाम ओरिएंटेड है। अब यहाँ से आपका एग्ज़ाम ओरिएंटेड चलेगा। अभी तक जितनी चीज़ें थी वो नाउन का बेसिक नॉलेज था, अब यहाँ से आपका चालू होगा नाउन, जो कि एग्ज़ाम ओरिएंटेड है। एसएससी और बैंक
ये सारी चीज़ों में यूज़ होते हैं, और छोटे मोटे एग्ज़ाम्स तो आप ऐसे ही क्लियर कर पाएंगे अगर ये सारी चीज़ें अगर आपने पढ़ ली तो। व्यापम एग्ज़ाम एकदम लो लेवल लगता है, फिर अगर आपने एसएससी वगैरह की तैयारी की है तो फिर ये सारी चीज़ें आसानी से, जो छोटे एग्ज़ाम्स होते हैं, वनडे एग्ज़ाम्स की बात करूं मैं, तो आपका क्लियर तुरंत हो जाता है। समझ में आया? तो वर्ड के आधार पर मैं कुछ वर्ड लिखता हूं, जैसे लगेज, बैगेज, फर्नीचर, यह भी कुछ छोटी से छोटी जानकारी है। इंफॉर्मेशन, इक्विपमेंट, इधर पर लिख दूं, इक्विपमेंट, ब्रेड, और क्या है, लगेज, बैगेज, फर्नीचर, और आपका इंफॉर्मेशन, इक्विपमेंट एंड ब्रेड। इसी तरह आ जाइए ब्रिक या स्टोन, इसी तरह आ जाइए पोएट्री, सीनरी, सीनरी की स्पेलिंग SCENERY है, ये RY, इसे RS मत समझ लीजिएगा, R है, ठीक है ना। सीनरी। एक वर्ड और यूज़ कर लीजिए, डस्ट। ये सारे वर्ड ऐसे हैं जो कि प्लूरल में है, इसका हम सिंगुलर नहीं बना सकते। तो इसे सिंगुलर में बनाने के लिए हम कैसा वर्ड यूज़ करते हैं, ये थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इसे हम सिंगुलर में इसके साथ वर्ब में इसके साथ एस या एस हम नहीं यूज़ करते हैं, एस या यूएस नहीं यूज़ करते हैं, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। एस या एस इसके साथ हम यूज़ नहीं करते हैं। ये सारी चीज़ें हैं, लगेज, बैगेज, फर्नीचर, इंफॉर्मेशन, इक्विपमेंट, ब्रेड, ब्रिक, स्टोन, पोएट्री, सीनरी, डस्ट, इनके साथ एस या एस यूज़ नहीं होता है। लगेजेस नहीं होता है, बैगेजेस नहीं होता है, फर्नीचर्स नहीं होता है, इंफॉर्मेशंस नहीं होता है। समझ में आया? अच्छा, एक वर्ड मैं लिखता हूँ, जैसे वाटर। वाटर तो पानी हो गया, लेकिन वाटर्स क्या है? पीपल हो गया, पीपल आपका लोग हो गया, पीपल ये लिक्विड फॉर्म में है ना, पानी तो ऑयल है, अनकाउंटेबल नाउन है। वाटर्स क्या है? पीपल भी आपका लोग हो गया, काउंटेबल नाउन है, लेकिन अनकाउंटेबल नाउन की तरह ही हम देखते हैं, लेकिन पीपल्स लिखते हैं, पीपल्स कोई लिखता है। वाटर्स यहाँ पर समुद्र को बताता है। यहाँ पर वाटर क्या है, वाटर्स क्या है, समुद्र। यहाँ पर पीपल्स क्या हो गया, राष्ट्र हो गया। एक कुछ चीज़ें अगर हम IFI वर्ड वगैरह देखते हैं तो लिखा रहता है पीपल्स चॉइस, पीपल्स चॉइस। तो पीपल्स चॉइस का मतलब राष्ट्र की पसंद, ना कि मतलब पीपल लोगों की पसंद नहीं। पीपल्स का मतलब होता है राष्ट्र, राष्ट्र निर्माता, राष्ट्र की बात हम जब करते हैं, नेशंस की बात करते हैं, तब वहाँ पर हम पीपल्स लिखते हैं, ठीक है ना। तो पीपल्स चॉइस तो मतलब राष्ट्र की पसंद। चलिए, इनमें हम अगर इनको सिंगुलर बनाना है तो इसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, ज़रा इसके बारे। अच्छा, थोड़ा सा इसके बारे में जानकारी। लगेज और बैगेज में क्या डिफरेंस है? डिफरेंस बिटवीन लगेज और बैगेज बताएं ज़रा। लगेज और बैगेज में क्या अंतर है? दिख रहा? नहीं दिख रहा? चलिए, लगेज और बैगेज में क्या अंतर है, सब बताइए। लगेज तो आपको पता होगा कि जब स्टेशन में पहुंचते हैं तो सारा अपना जितना सामान होता है, वो सारी चीज़ें, जितने भी बैग्स होते हैं, बैग के आपका बड़े बड़े बैग होते हैं, वो सारी इकट्ठा हो जाते हैं। जो 10 बैग हो गए वहाँ पर एक जगह रख गया, वो क्या बन गया, लगेज। बैगेज क्या है?
लड़कियां ज़्यादातर यूज़ करती हैं बैगेज का। हाँ, लड़के भी यूज़ करते हैं, हालांकि ऐसा नहीं है। हाँ, अपना कुछ पर्सनल सामान होता है ना, जो कि कोई ना देख पाए, तो फिर वो पिट्ठू बैग में यूज़ कर लेते हैं। और लड़कियां का जो सामान होता है आपका लिपस्टिक वगैरह और आईना वगैरह, कंघी वगैरह, वो तो लड़के भी रखते हैं लेकिन लिपस्टिक नहीं रखते हैं, है ना। तो अपना एक अलग बैग टांग लिए। मतलब कई सारे बैग में एक ऐसा बैग होता है जो पर्सनली हैंडल करना होता है, उसी को हम बैगेज कहते हैं, चाहे वो बॉयज़ का हो चाहे गर्ल्स का हो, है ना। तो वही है बैगेज। और जो लड़के लोग पिट्ठू बैग ले लेते हैं पर्सनली, तो उसमें अपना जो भी पर्सनली जो आपका थिंग्स होती हैं वो स्टोर करके रखते हैं, तो वो चीज़ें आपका बैगेज हो गया। इसी तरह लड़कियां कुछ भी अपना घर का सामान हुआ, मोबाइल हुआ, जेब में नहीं है, जेब तो है ही नहीं, तो फिर वो पर्स लेके चल देती हैं, वही होता है बैगेज। मतलब जो सिंगल हैंडेड है वो आपका बैगेज कहलाता है, और जो ग्रुप में है उसे हम लगेज कह देते हैं। फर्नीचर तो आप जानते ही हैं। फर्नीचर का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ फर्नीचर में हमारा कुर्सी या टेबल हो गया, है ना, कि कुर्सी टेबल हो गया तो वो हमारा फर्नीचर है। हमें और भी चीज़ें होती हैं जो कि जैसे कि आपका फर्नीचर के साथ साथ आपका ड्रॉल बनता है, आपका बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि लकड़ियों की चीज़ें से बना होता है। लकड़ियों में बीच में कांच लग जाता है, ये सारी चीज़ें एक फर्नीचर में ही आता है, वो सारी चीज़ें। ठीक है, समझ में आया। तो फर्नीचर इन्फॉर्मेशन तो जानकारी हो गई, ये तो पता ही है। इक्विपमेंट आपको उपकरण होता है। इक्विपमेंट क्या होता है? उपकरण होता है, जो कि आप फिज़िक्स और केमिस्ट्री में जब लैब में जाते होंगे तो उसमें आप इक्विपमेंट क्या क्या इक्विपमेंट्स लगते हैं वो आप ज़रूर लिखते होंगे प्रैक्टिकल में, है ना, कि ये इक्विपमेंट हमारे इसके इक्विपमेंट में इस प्रैक्टिकल को किया तो ये इक्विपमेंट हमारे यूज़ हुए। ठीक है ना। ब्रेड, ब्रिक, ब्रेड तो पता ही है, ब्रेड को पाव बोलते हैं। अच्छा ये बताइए, ब्रेड को हम पाव क्यों बोलते हैं, पाव रोटी क्यों बोलते थे? 1993 के पहले अगर आपने पाव ब्रेड खाई होगी तो उस समय 1993 के पहले शायद उस समय अटल बिहारी वाजपेयी थे। क्यों सर? अटल बिहारी वाजपेयी थे 1993 में। उस समय नरसिम्हा राव, अच्छा, जो भी रहे होंगे, समझ चाहता हूँ, लेकिन उस समय के उन्होंने ही मशीन लगवाई थी ताकि हम ब्रेड को जो पाव से, वो पहले क्या करते थे, उस ब्रेड को आटा लगाने के लिए, गूँथने के लिए पाव का इस्तेमाल किया करते थे, इसीलिए उसे पाव रोटी कहा गया। समझ में आया? तो पहले जब 1993 के पहले की बात है ये, अगर जब उस समय अगर हम आप लोग खाए होंगे तो उस समय आपको सिर्फ पाव से दबी हुई रोटी खाना पड़ा था, और उसी को हम ब्रेड को पाव रोटी बोलते हैं। लेकिन 1993 के बाद जो ये चीज़ें यूज़ हुई हैं, तो मंत्री आने के बाद में उस चीज़ों को पाव से ना बनाकर उसके लिए एक मशीन लगवाई गई, तब हम उस ब्रेड का आज वो इस्तेमाल, अब ब्रेड मशीन से बनती है। ठीक है ना। तो ब्रिक और स्टोन, तो ब्रिक भी हम ब्रिक और स्टोन का मैं एक एग्जांपल बहुत अच्छा दूंगा, इसमें समझ में आ जाएगा SEIS क्यों नहीं लगता। ब्रिक और स्टोन ये एक गट्ठे के रूप में होता है। ब्रिक मतलब होता है आपका ईंट वगैरह, और स्टोन का मतलब होता है पत्थर। ठीक है ना। पोइट्री आप जानते हैं, कविता। और सीनरी, सीनरी आप दृश्य होता है जो ऐसा सीनरी मतलब आप मैं ऐसे नहीं बता सकता हूँ। सीनरी का मतलब एक तरह से चित्र बता सकता हूँ, या फिर सीनरी जो बनी होती है उस पर चित्रित हो जाती है, उसे हम सीनरी कहते हैं। डस्ट तो आप पहले के समय में डस्ट चला करती थी, डस्ट मतलब धूल कह सकते हैं उसे, एक तरह से वो धूल ही है। पोएट्री जो है शब्दों से खेलते हैं, और सीनरी प्राकृतिक के बहुत करीब रहते हैं, है ना। सीनरी जो प्राकृतिक के बहुत करीब रहते हैं उनसे हम सीनरी कहते हैं। कुल मिलाकर ऐसी बातें हम कह सकते हैं। इतनी चीज़ें समझ में आई। अच्छा, इन्हें हम अगर इन्हें हम सिंगुलर बनाना चाहते हैं तो इसको सिंगुलर हम कैसे बनाएंगे, ये चीज़ों पे चर्चा आप थोड़ी से करते हैं। सर थोड़ा सा पानी मिलेगा क्या? गला सूख रहा है। इसे सिंगुलर बनाने के लिए इन चीज़ों को, जैसे मैंने कहा, अ पीस ऑफ,
अ पीस ऑफ या पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन। थैंक यू सर। pieces of information, pieces of equipment, pieces of furniture, ये सारी चीज़ें हम इसे सिंगुलर इस तरह हम बना सकते हैं। तो क्या बना, किस आधार पर? अ पीस ऑफ या पीसेस ऑफ, इनके आधार पर हम इसे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है ना? तो इतनी चीज़ें ध्यान में रखिएगा। अ पीस ऑफ ये आपका सिंगुलर होगा, अ पीसेस ऑफ ये प्लूरल हो जाएगा। इतना थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, क्षमा चाहता हूँ। एक चीज़ ही बनेगा सिंगुलर। अ पीस ऑफ ये सिंगुलर है, पीसेस ऑफ प्लूरल है। इसी तरह हर के इसी तरह बन जाता है। अ हीप ऑफ, ये एक अ हीप ऑफ, इसको हम कलेक्टिव नाउन में भी यूज़ करते हैं। अ हीप ऑफ स्टोन्स या हीप्स ऑफ, तो हीप्स ऑफ आपका क्या हो गया? ये प्लूरल हो गया, और ये अ हीप ऑफ ये सिंगुलर हो गया। अ हीप ऑफ स्टोन, सैंड, ग्रेन ना कि ग्रेन्स, है ना? अनाज का ढेर। हीप का मतलब क्या होता है? ढेर होता है ना? तो इन्हें सिंगुलर बनाने के लिए हम अ हीप ऑफ या अ पीस ऑफ का इस्तेमाल करते हैं। इन चीज़ों को इस्तेमाल करने के लिए, सिंगुलर बनाने के लिए हम अ पीस ऑफ या अ हीप ऑफ, या फिर अच्छा ब्रेड को बनाने के लिए ब्रेड जो मैंने अभी बताया। अच्छा ब्रेड अगर इसको हम अगर हम ब्रेड को, पाव को हम इस तरह रख दिया गया, तो इसे हम क्या बोलेंगे? इसको हम सिंगुलर बनाना है, एक लिया हुआ है, तो क्या बोलेंगे हम इसे? किस तरह हम यूज़ करेंगे? अ लोफ ऑफ ब्रेड। समझ में आया? अ लोफ ऑफ ब्रेड्स। और इसका प्लूरल कैसे बनेगा? लोव्स ऑफ ब्रेड। लेकिन अगर यही ब्रेड आपकी जो आप खाते हैं, उस ब्रेड को अगर हमने ऐसे टुकड़े टुकड़े में कर दिया, और ये ब्रेड के पार्ट्स हो गए जिसमें 4, 6, 10, 12 होते हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे? फिर हम इसमें यूज़ करेंगे अ पीस ऑफ ब्रेड या पीसेस ऑफ ब्रेड। समझ में आया? ये चीज़ ऐसे होता है। तो इन चीज़ों को करने के लिए हमें ऐसे ही क्वेश्चंस बनते हैं। तो इन क्वेश्चनों में थोड़ा सा क्वेश्चंस आएंगे इस चीज़ों का। अभी क्वेश्चंस थोड़ा सा एक तो देता हूँ अभी, तो समझ में आ जाएगा, है ना? चलिए इसको रब करता हूँ। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, 2 मिनट में। चलिए, आशा है आपने लिख लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए एक चीज़ मैं 2 क्वेश्चन दे देता हूँ। इस क्वेश्चंस को थोड़ा सा एग्जाम्पल के तौर पर। दिस वॉल इज़ मेड ऑफ ब्रिक या ब्रिक्स। डैम इज मेड ऑफ स्टोन या स्टोन्स। चलिए, दिस वॉल इज मेड ऑफ ब्रिक या ब्रिक्स। मैंने अभी बताया ब्रिक्स तो होता ही नहीं, तो ये तो कैंसिल हो गया। इसका आंसर क्या होगा? ब्रिक।
इसी तरह डैम इज मेड ऑफ स्टोन्स तो होता ही नहीं है, यहाँ पर क्या होगा, स्टोन। समझ में आया। ये छोटे छोटे एग्जाम स्तर पे के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि थोड़ा सा बताने के लिए है। एग्जाम ओरिएंटेड कैसे आते हैं ये आपको आगे वाली वीडियो में आपको चर्चा होंगी, ठीक है ना। चलिए, दिस वॉल इज मेड ऑफ ब्रिक, डैम इज मेड ऑफ स्टोन। अच्छा, कैसे कह सकते हैं, अगर मैं कहूँ ये एक दीवार है, ठीक है ना, सपोज डैट मैं आपको इसको समझा देता हूँ अच्छे से तो ज़्यादा बेहतर होगा। ये आपकी एक दीवार है, सपोज डैट ये आपका ब्रिक टूटा हुआ है और ये ब्रिक टूटा हुआ है, तो फिर हम इसे क्या कहेंगे, 2 ईंट टूटी हुई है, तो 2 ब्रिक्स हम कह सकते हैं फिर, ठीक है ना, क्योंकि इसको प्लूरल हमने इस तरह बनाया है। तो मैंने कहा ना, अनकाउंटेबल नाउन को या फिर अनकाउंटेबल एज इट इज़ अनकाउंटेबल नाउन को हम या प्लूरल वर्ड को हमको प्लूरल बनाना है तो उसको हम एज इट इज़, ये प्लूरल है नहीं, ये सिंगुलर में गिना जाता है, लेकिन एक्चुअली में ये प्लूरल नहीं होते हैं, ये सिंगुलर इसका बनता नहीं। तो उसे 2 ब्रिक्स का टूटना, तो ये 2 ब्रिक्स कैसे होते हैं, 2 ब्रिक्स, तो इसको हम इस तरह बनाएंगे। इसको प्लूरल हमको बनाने का तरीका ये है एग्जैक्टली। समझ में आया। ये ऑलरेडी क्या होते हैं, ये ऑलरेडी प्लूरल वर्ड को समर्पित हैं, ना कि सिंगुलर है, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा, दिस वॉल इज मेड ऑफ ब्रिक, डैम इज मेड ऑफ स्टोन। अब यहाँ पर 2 ईंट टूट गई हैं तो यहाँ पर 2 ब्रिक्स हम इस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं जैसे मैंने आपको उसमें बताया हुआ था, है ना। 2 स्टार्स या 7 स्टार्स, ये स्टार्स की हम बात करते हैं। हेयर्स में अगर हमको ऐसे इस्तेमाल करना है अनकाउंटेबल के साथ साथ में, ये सारी चीज़ें अनकाउंटेबल में ही गिन लीजिए आप, ये सारी चीज़ें अनकाउंटेबल हैं। समझ में आया। अनकाउंटेबल आप जानिए इसे कि अनकाउंटेबल है, बट इसे हम गिन सकते हैं। गिनने का तरीका हम इसे बताते हैं, ठीक है ना। एक और क्वेश्चन देख लीजिए, आई नीड 2 ब्रिक्स या ब्रिक। यहाँ पर न्यूमेरिकल लग गया, इसका मतलब आंसर क्या होगा आपका, ये गलत हो जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसे क्वेश्चंस थोड़े थोड़े क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन की सीरीज़ तो मैं लेके ही आऊँगा, आप निश्चिंत रहिए उसके लिए। लेकिन आज के लिए बस इतना ही। सो धन्यवाद आपका, लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।